के 125 करोड़ लोग ही मेरे परिवार के सदस्य हैं। कमाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आपका विश्वास है। करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ देशवासियों की सेवा है। आप सभी के सहयोग से 125 करोड़ देशवासियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने से एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा संकल्प और मजबूत होकर रहेगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। सड़क एक लोकतांत्रिक जगह होती है। सरकार जब सड़क बनाती है तब पता चलता है कि वो अपने समाज के सभी वर्गों के बारे में किस तरह से सोचती है। पिछले 2 दशकों में देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है। तेज रफ्तार की सड़कें टीवी क्लास और कार क्लास की पसंद बनी हैं। एक ही मंजिल पर पहुंचने के लिए कार वालों के लिए तेज रफ्तार की सड़क और कम समय के रास्ते हैं। बाइक वालों के लिए अलग रास्ते हैं जो ज्यादा समय लगाकर ज्यादा दूरी तय करते हैं वहीं पहुंचने के लिए। ट्रैक्टर वालों की तो रोज की यह लड़ाई हो गई है। अक्सर दिल्ली को कार वालों की नजर से देखा जाता है, लेकिन इस महानगर में बोलबाला बाइकर्स का है। 70 लाख से अधिक बाइक यहां पर पंजीकृत हैं। दिल्ली की सड़कों पर कार और बाइक की रफ्तार बहुत अधिक नहीं है, इसलिए यहां की सड़कों को कार और बाइक के हिसाब से अलग नहीं किया जा सका है, न करना संभव है। इसी तरह लाखों की संख्या में लोग गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे बसे इलाकों से अपनी बाइक से दिल्ली आते जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर एक्सप्रेसवे पर बाइकर्स चलेंगे तो ज्यादा दुर्घटनाएं होंगी और उनकी ही मौत होगी। लेकिन क्या देश के करोड़ों बाइकर्स अर्थव्यवस्था में कुछ भी योगदान नहीं करते? राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण के हिसाब से सर्विस लेन जरूरी है, लेकिन वहां भी गाड़ियां घुस जाती हैं, तब तो कार वालों को फाइन नहीं किया जाता, उनकी कारें सीज नहीं की जाती। लेकिन अगर वो बाइकर्स हैं, ऑटो वाले हैं, तो उनकी गाड़ियां सीज हो जाती हैं। अगर कार वालों के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है तो फिर करोड़ों बाइकर्स के लिए क्या बन रहा है? क्या ये बाइकर्स भारत माता की जय नहीं करते हैं? बाइकर्स भी तो खुशी खुशी 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं और थैंक यू मोदी जी बोल रहे हैं। वे भी हर लीटर पेट्रोल पर इंफ्रा सेस देते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे बनेगा केवल कार वालों के लिए। ऐसा क्यों? दिल्ली जैसे महानगर में प्रोफेसर दिनेश मोहन और सुनीता नारायण जैसे शहरियों ने साइकिल की लेन की लड़ाई लड़ी। कहीं बनी मगर ज्यादातर नहीं बनी। साइकिल वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। योजनाकार और सरकार के मंत्री साइकिल लेन की बात का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वही मंत्री साइकिल चलाकर आम आदमी भी बन जाते हैं। बीजेपी के कई मंत्री तो साइकिल चलाकर संसद आते थे, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हों या फिर एक समय पर सड़क व परिवहन राज्य मंत्री रह चुके मनसुख मंडाविया। अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू जैसे मंत्री भी साइकिल चलाते हुए देखे गए। मनसुख मंडाविया अगर ट्वीट से ही बता सके तो बता दें कि परिवहन राज्य मंत्री रहते हुए साइकिल लेन के लिए उन्होंने क्या किया। वैसे अब वे स्वास्थ्य मंत्री हो चुके हैं। साइकिल लेन बनाने की बहस अब खत्म हो चुकी है। यूपी में अखिलेश यादव ने कई शहरों में कई 100 करोड़ खर्च कर साइकिल लेन बनाई, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने तोड़ने के आदेश दे दिए। जिनकी पार्टी के मंत्री साइकिल चलाकर पर्यावरणविद बन रहे हैं। शहर की सड़कों से साइकिल चालकों को गायब कर दिया गया। उनकी जान की कोई चिंता नहीं। अब ठीक यही बाइकर्स के साथ होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन छोटी कारों को एक्सप्रेसवे से उतार दिया जाए और कहा जाए कि केवल SVU चलेंगी। 2019 में एम्स्टर्डम में ग्रीन पार्टी जीत कर आई तो उनकी सरकार ने पार्किंग महंगी कर दी, लेकिन भारत में हर काम कार वालों के लिए किया जा रहा है। इसी साल जनवरी में टाइम्स ऑफ इंडिया के सिद्धार्थ तिवारी की यह रिपोर्ट है। इसमें ट्रैफिक विभाग के अफसर भी कहते हैं कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर रोक है, लेकिन उन्हें रोकना मुश्किल होता है क्योंकि उनके लिए वैकल्पिक रूट नहीं है।
जो सर्विस लेन है उसमें भी कारें चल रही होती हैं, इसलिए पीक आवर में बाइकर्स को रोकना या एक्सप्रेसवे से हटा देना असंभव हो जाता है। हमारा एक और सवाल है, क्या एक्सप्रेसवे बनाते समय उस इलाके में गांव-गांव में लोगों को बताया जाता है कि आपकी जमीन ली जाएगी, लेकिन आपकी बैलगाड़ी इस एक्सप्रेसवे पे नहीं चलेगी, ट्रैक्टर नहीं चलेगा, बाइक नहीं चलेगी। साफ साफ बताना चाहिए एक्सप्रेसवे जरूरी है, लेकिन क्या यह भी जरूरी है कि उसके नाम पर कार के अलावा बाकी वाहन चालकों का रास्ता बंद कर दिया जाए? उनके लिए अलग से लेन क्यों नहीं बनाई जा सकती है? दिल्ली मेरठ हाईवे का यह दिल्ली का हिस्सा है, अक्षरधाम का। यहां आप बाइकर्स को चलते देख सकते हैं। आप यह भी देख रहे हैं कि इस हाईवे पर सीमेंट की ऊंची दीवारें बनी हैं जो रास्तों को एक दूसरे से अलग करती हैं, यानी एक्सेस देती हैं कि मयूर विहार के लोग इस एक्सप्रेसवे से कैसे अपने इलाके की तरफ जाएंगे और पटपड़गंज के लोग कैसे जाएंगे। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ के मोहल्लों को जोड़ने के लिए हाईवे के नीचे अंडरपास बने हैं। अब यही हाईवे जब गाजीपुर से आगे की तरफ बढ़ता है तब इसी पर बाइकर्स के चलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कुछ दूरी के बाद आज अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इन बाइकर्स की पीठ पर दौड़ रहा है। गिग इकोनॉमी में लाखों बाइकर्स आपके घरों तक सामान पहुंचा रहे हैं और उन्हीं के लिए यह हाईवे बंद कर दिया जा सकता है। एक ही हाईवे है, आधे हिस्से पर बाइकर्स चल सकते हैं और आधे हिस्से के बाद नहीं। दिल्ली वाले हिस्से में अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और दिल्ली के बाद मेरठ पहुंचने के लिए जो एक्सप्रेसवे है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए यहां से फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सफर करते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपए का है। आज जब इस नई सड़क पर चलने का मुझे अवसर मिला तो अनुभव किया कि 14 लेन का सफर दिल्ली एनसीआर के लोगों के जीवन को कितना सुगम बनाने वाला है। कहीं कोई रुकावट नहीं, एक से एक आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल, कंक्रीट के साथ हरियाली का भी मेल। आवाज प्रधानमंत्री की है और यह वीडियो 2018 का है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली वाले हिस्से का उद्घाटन करते हैं। यह और बात है कि इस उद्घाटन के 3 साल बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू होता है, लेकिन छोटे से बने हिस्से का भी उद्घाटन किया ही जा सकता है। अगर बहुत टाइम हो तो एक सड़क के हर चरण का उद्घाटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जात पात, पंथ संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये किसी में भेदभाव नहीं करता। इससे सबके लिए बराबरी के अवसर पैदा होते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, हाईवे और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक ध्यान दिया। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जात पात, पंथ संप्रदाय, ऊंची नीच, अमीर गरीब, यह किसी में भेदभाव नहीं करता है। यह सबके लिए बराबरी के अवसर पैदा करता है। किसी को भी सुनकर लगेगा कि जो एक्सप्रेसवे बन रहा है सबके लिए है। वे कहीं नहीं कहते कि इस एक्सप्रेसवे पर केवल कारें चलेंगी, 2 पहिया वाहन वाले नहीं चलेंगे, उन्हें मोदी नगर होकर मेरठ जाना होगा। आज हमने अमर उजाला में एक खबर पढ़ी, अन्य अखबारों में भी छपी है। इतनी बड़ी खबर में रिपोर्टर का नाम नहीं। उस खबर की हेडलाइन बता रही है कि मीडिया से लेकर योजना बनाने वालों में आम लोगों के प्रति क्या नजरिया है। हेडलाइन है कि अब डीएमई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेंगे ट्रैक्टर, बुग्गी व 2 पहिया बाउंसर तैनात। गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण, दुर्घटना के कारण 5 लोगों की मौत हुई। अब सवाल उठता है कि गलत दिशा में लोग चलने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्या उनके रोजमर्रा के रास्तों को इस तरह से बदल दिया गया है जिसके कारण मजबूर हुए?
इस खबर के नीचे छोटे आइटम के रूप में जानकारी है कि राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण NHAI ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों, ट्रैक्टर, बुग्गी समेत कम स्पीड के अन्य वाहनों के प्रवेश पर सख्ती लगा दी है। इसके पहले इसी अखबार में जुलाई के महीने में खबर छपी थी कि एक्सप्रेसवे पे ऑटो, टू व्हीलर और ट्रैक्टर चलने पर FIR होगी। सोचिए, मुकदमा और जेल। यह बताता है कि जब किसी इलाके में सड़क बनती है तो उसके भूगोल और आबादी के व्यवहार का कितना अध्ययन किया जाता है। जनता के पैसे से जब सरकार सड़क बनाती है तो जनता के ही बड़े हिस्से को उससे उतार देती है। लेकिन अपने भाषण में प्रधानमंत्री कहेंगे कि सबके लिए विकास हो रहा है, इंफ्रा भेदभाव नहीं करता है। इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन जिन किसानों ने दी, उनके ट्रैक्टर या कम स्पीड की गाड़ियों के लिए एक लेन आराम से बनाई जा सकती थी, लेकिन उन्हीं को उतारा जा रहा है। बहुत साल पहले मैंने रवीश की रिपोर्ट में मेरठ और दिल्ली के बीच गढ़गंगा में लगने वाले मेले पर एक रिपोर्ट की थी। यह वही रास्ता है जो इन दिनों एक्सप्रेस वे हो गया है। इस रास्ते पर बुग्गियों की कतारें चल रही हैं। आज भी इस इलाके के लोग बुग्गियां रखते हैं, भैंस पालते हैं। बुग्गियां यानी बैलगाड़ियों से ही गढ़गंगा जाते हैं मेले में। गाड़ियां तेजी से निकल जा रही हैं, मगर बैलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है। हम भी मौजूद हैं एक बैलगाड़ी में। बुग्गी और ट्रैक्टर के बिना इस इलाके की कल्पना नहीं की जा सकती है। यही नहीं, यहाँ के लोगों ने जुगाड़ नाम की गाड़ियां बनाई हैं जो इलाके की पहचान है। 8 लेन के एक्सप्रेसवे में 1 लेन ऐसी गाड़ियों के लिए हो सकता था। नहीं तो जब एक्सप्रेसवे बन रहा था और इसके लिए जमीनें ली जा रही थी तो किसानों को बताया जाना चाहिए था कि इस सड़क पर आप ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, बाइक नहीं चला सकते। पश्चिमी यूपी का इलाका खेती बाड़ी का इलाका है। यहां जिनके पास कार है उनके पास ट्रैक्टर भी है, लेकिन वही आदमी जो कार से जाएगा अलग सड़क होगी, वही आदमी जब ट्रैक्टर चलाएगा तब अलग सड़क होगी। इन्हीं सब के कारण आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में एक्सप्रेसवे को लेकर टकराव होते रहते हैं, टोल को लेकर झगड़े होते रहते हैं। एक सड़क वहां पहुंचकर वहीं के लोगों को कैसे विस्थापित कर देती है, बिना रास्तों के बना देती है। ये शख्स दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तैनात पुलिस वालों से गुजारिश कर रहा है कि उसके साथ मरीज है, उसकी गाड़ी जाने दी जाए। बहुत मिन्नत के बाद पाबंदी के बावजूद पुलिस वाले ऑटो रिक्शा जाने देते हैं। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ, इस भरोसे के साथ कि इससे आने जाने वालों का समय बचेगा। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन, बुग्गी या ऑटो रिक्शा नहीं चल सकते। हाल में इस सड़क पर एक हादसे के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ इस रोक पर अमल करने के लिए मार्शल तैनात कर दिए। अब ऐसे वाहनों को डासना से मुरादाबाद होते हुए मेरठ का भीड़ भरा लंबा रास्ता लेना पड़ता है। इससे 2 व्हीलर चलाने वालों को मुश्किल होती है। मेरे पापा है, वे एडमिट है हॉस्पिटल में, तो ऋषिकेश एम्स में, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। पहले अपने घर पे जाऊँगा सीधा, फिर उसके बाद एम्स में जाना है मेरे को। तो मेरे को यही रूट पे जाना था, लेकिन अब ये मना कर रहे हैं, लेकिन जाऊँगा मैं इधर कोई। तो क्या लगता है आपको कि ये वाला रूट छोटा है? मतलब हाँ, ये तो पास पड़ता है, ये खुला रोड है, मतलब एक तरह से इस पे जाम नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है आपको कि एक एक्स्ट्रा लेन बना देनी चाहिए थी बाइक वालों के लिए? होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो कहाँ जाएंगे? ये रोड टैक्स जमा हम नहीं करते क्या? सबका रोड टैक्स जमा है हमारा पहले ही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें जल्दी पहुँच जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। 2 रुपये अपने भी बन जाएंगे, इस वजह जाना चाहते हैं, घूम के जाते हैं। यहाँ तक कि आसान रूट होने की वजह से पुलिस वाले भी मोटरसाइकिल पर एक्सप्रेसवे से गुजरते दिखे। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों का दावा है कि सड़क पर चलती तेज रफ्तार गाड़ियों की वजह से बाइक चलाने वालों को खतरा है। सर, ये कार जो है ये तेज रफ्तार में जाती है, इस पे 1-2 एक्सीडेंट पहले भी हो चुके हैं, इसलिए बंद है। इसलिए बाइक? हाँ। अच्छा, बाइक वालों की? बाइक सवार बंद है। बाइक सवार 3 पहिया वाहन। कई बाइकर जान जोखिम में डालते हुए भी सिपाहियों और मार्शलों की नजर से बचकर निकलने की कोशिश करते दिखे। कई लोग यह पूछ रहे हैं कि बाइक वालों के लिए अलग लेन क्यों नहीं बनाई गई। ये हाईवे इसीलिए तो बनाया गया
अब टू व्हीलर वाहन तो पहले जाने चाहिए, छोटे वाहन है ये। गुड़गांव में इतने बड़े बड़े हाईवे बने हुए, टू व्हीलर्स अलाउड है, तो इसी पे टू व्हीलर्स के लिए क्यों मनाही की गई है? एक लाइन यहाँ बाइकर्स के लिए दे दी जाए तो मेरे ख्याल से तो कोई इशू नहीं क्रिएट होना चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा बाइकों के लिए साइड में बनाए तो वो बाइक इधर चलेंगे। काफ़ी चौड़ी रोड है ये, तो बाइकों के लिए नहीं होनी चाहिए। क्यों बनाई भाई सड़क या जब वहाँ नहीं चलन दोगे तो क्या जरूरत इसकी? तुम तो कहीं भी मगर क्या करो, क्यों बनवाई जब न चलन देते थे? पे 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन इस साल हुआ तो यही कहा गया था कि इससे यातायात करने वालों का समय बचेगा और लोग दिल्ली से मेरठ केवल 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या समय की कीमत केवल उन लोगों के लिए है जिनकी जेब में पैसा और पास में गाड़ी हो, और उन करोड़ों लोगों का क्या जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, क्या उनके जीवन में समय की कीमत नहीं? उनके लिए कोई सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही इस प्रकार की? क्या वो लोग टैक्स नहीं देते? कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। इस देश में करोड़ों बाइकर्स हैं, सड़क उनके लिए भी बननी चाहिए। अगर कार वालों के लिए एक्सप्रेसवे बन सकता है तो उनके लिए क्यों नहीं? यह समस्या आज हास्यास्पद और दुखद इसलिए है क्योंकि सरकारों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खत्म कर दिया। अब गाड़ियां इतनी हो गई हैं कि बड़ी गाड़ी वालों के लिए अलग सड़क बन रही है। सड़क बने लेकिन उसे इंक्लूसिव, समावेशी होनी चाहिए। चांदनी चौक की नई सूरत चर्चा में है, लेकिन इस सुंदरता की कुछ कीमत गरीबों को चुकानी पड़ रही है। यहाँ ठेला चलाकर गुजारा करने वाले मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं क्योंकि उनके सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सामान चढ़ाने उतारने पर भी रोक लग गई है। इससे पहले लाल किला से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक की मुख्य चांदनी चौक सड़क पहले ही नो मोटर व्हीकल जोन घोषित हो गई थी, जिसके बाद यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक केवल साइकिल रिक्शा ही चल सकते हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा परेशानी है लोगों को और आना जाना माल का रोका हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। मतलब समस्या बताइए, सीधे सीधे हुआ क्या है? हुआ ये है कि उनका ये हुक्म है कि जी 9 बजे सुबह माल डाल के चले जाओ। अच्छा। और 9 बजे के बाद यहाँ नहीं आओगे और सुबह शाम को 9 बजे ही आओगे अंदर जो माल उठाओगे। पाबंदी केवल 1300 मीटर की मुख्य चांदनी चौक सड़क पर ही नहीं है, कुछ सड़कों को छोड़कर मुख्य चांदनी चौक सड़क पर आने वाली सभी सड़कों पर है। चांदनी चौक में करीब 1000 ठेले हैं, जिनसे करीब 10,000 मजदूर जुड़े हुए हैं। करीब 1000 ठेले तो जो हाथ ठेले हैं मजदूरों के खींचने वाले, हाँ। वो हैं, और करीबन 10,000 से ज़्यादा मजदूर आदमी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। 65 साल के जगदीश 1970 से चांदनी चौक के किनारी बाजार में ठेला चला रहे हैं। बताते हैं कि कोरोना के चलते आमदनी पहले ही आधी हो गई थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से काम बिल्कुल ही ठप पड़ गया है क्योंकि चांदनी चौक बाजारों का बाजार है। पहले रोजाना कितना कमाई हो जा रही थी और अब कभी जी 600 रुपए हो जाते थे, कभी 700, कभी 800, 1000 भी पहुंच जाते थे। अच्छा। और अभी फिलहाल जी बस काम ठप हो गया, रास्ते बंद हो गए हैं। हाँ। और हम अपनी परेशानी के लिए अपना हड़ताल करिए। चांदनी चौक पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक विधायक प्रहलाद सिंह साहनी का कहना है कि सभी प्रभावित लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। हमारी अपनी ये कोशिश होगी, जो आदमी जिस तरह का व्यापार कर रहा है, जिस तरह उसका काम चल रहा है, उसकी पेट पे किसी को भी हमारा हक नहीं कि उसके पेट पे लात मारे। हमारा हक यही बनता है, हम पार्टी का एक मैनिफेस्टो है कि हम हर आदमी की मदद करें, किसी को नुकसान ना करें। तो जहाँ तक ठेलों वालों की बात है या और किसी की भी बात है, उनको भी हम एडजस्ट करने की कोशिश करें। कई मार्केटों का रास्ते का मामला है, इधर रास्ता नहीं उधर से निकाल दो। हम सबसे बैठ के विचार करके बात करेंगे, किसी आदमी को फाइनेंशियली नुकसान नहीं होने देगा। लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण करवाया है, जिसमें अंतिम स्टेज में सीसीटीवी कैमरा, साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट पोल भी लग चुके हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार 12 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। जितना जरूरी चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण है, उतना ही जरूरी इस समस्या का समाधान भी है। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली सरकार संतुलन बनाए ताकि चमकते चांदनी चौक का दुनिया भर में नाम भी होता रहे और चांदनी चौक में काम करने वालों का काम भी चलता रहे।
चांदनी चौक दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। 19 जुलाई 2019 को हमने असम के हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन को लेकर एक प्राइम टाइम किया था। 9 जुलाई 2019 को कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के एक प्रश्न के उत्तर में भारी उद्योग मंत्री अरविंद गणपत सावंत ने कहा था कि हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन को 4141 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उस समय यह सुनकर इसके कर्मचारी हमसे मिलने असम से दिल्ली आ गए। उनका कहना था कि कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। ये 4000 करोड़ से अधिक पैसा कहां गया? इन लोगों ने जुलाई 2019 में सीएजी को पत्र लिखा कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ लगता है, जांच हो। सरकार ने अगर 4141 करोड़ दिए हैं तो उन्हें वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? वो पैसा किसके पास गया है? अप्रैल 2019 में इन कर्मचारियों ने हमें बताया था कि 50 से अधिक कर्मचारियों की मौत हो गई है, पैसा न होने के कारण समय से इलाज न करा सके। हमारे सहयोगी रतनदीप ने आज की रिपोर्ट में लिखा है कि वेतन के इंतजार में 93 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, कुछ ने आत्महत्या भी की है। दोनों पेपर मिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह दोनों ने बयान दिया है कि चालू किया जाएगा, लेकिन इसके कर्मचारी भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। 2 विधानसभा चुनाव गुजर गए, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। अब मुझे बताइए, यहां पेपर मिल किसने बंद की भाई? पेपर मिल किसने बंद की? ये बर्बादी कौन लाया? ये अब सब कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पेपर मिल बंद होती है, जो बम्बू की खेती करने वाले किसान हैं उनका भी नुकसान हो जाता है, उनका भी नुकसान हो जाता है। हमारे सहयोगी रतनदीप की रिपोर्ट बता रही है कि कुछ नहीं हुआ। इन कर्मचारियों को अब घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। बिजली पानी के कनेक्शन काटने के मानवतावादी आदेश दिए गए हैं। 1200 से अधिक कर्मचारियों को अभी तक वेतन और प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं दिया गया है। 49 साल की मोजिबीन नेसा बेबस और चिंतित है। बीते साल उनके पति इमरान अली ठकुरिया बीमारी के बाद चल बसे। वो 57 साल के थे और जागी रोड पर हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन की नगांव पेपर मिल में काम करते थे। उन्हें मिल के हजारों दूसरे कर्मचारियों की तरह 56 महीने का वेतन नहीं मिला था। पेपर मिल 2017 से बंद पड़ी है। एक और पेपर मिल 2015 से बंद है, जो असम की बराक घाटी के पंचग्राम में है। अब इन दोनों को बेचने की तैयारी चल रही है। मोजिबीन परेशान है कि पति के इलाज में पैसे और गहने सब निकल गए। अंत में इलाज के पैसे नहीं रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। हमने उनके इलाज में बहुत पैसा खर्च किया। मेडिकल रिइंबर्समेंट के 5 लाख मिलने थे, पता नहीं कब मिलेंगे। हम पर 5 लाख का कर्ज और है। अब नोटिस आ गया है कि क्वार्टर छोड़ दे। हम कहाँ जाएंगे? ऐसे पेपर मिल को ये दिन देखने थे। कौन जिम्मेदार है? कर्मचारी बिना इलाज के मर रहे हैं। ठकुरिया की तरह असम के इन दोनों पेपर मिलों के 92 और कर्मचारियों की मौत पिछले 5-6 साल में हो चुकी है। कर्मचारियों के मुताबिक ज्यादातर की मौत इलाज न करा पाने की वजह से हुई। तनाव और सदमा भी एक अहम वजह रही। 3 लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। अब इन कर्मचारियों को 15 दिन में घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। 18 सितंबर को ये मियाद खत्म हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि ये नोटिस अवैध है। 26 अगस्त 2021 दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को लिखकर देने को कहा था कि वो ये मिल चलाना चाहते हैं या नहीं। ऐसी स्थिति में बिजली पानी काटने का नोटिस आना, घर खाली करने का नोटिस दिया जाना कर्मचारियों के साथ अमानवीय बर्ताव है। सरकार की बर्बर नीति है। कभी ये कंपनियां मिनी रत्न कही जाती थी। 2007 से लेकर 2008 तक ये मुनाफे में रही। ये पेपर रोल इस बात की गवाही देते हैं कि जब 2017 में जागी रोड का ये पेपर मिल बंद किया गया था, तब भी यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा था और इसके बाद यहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी है उनके लिए मुसीबत बढ़ती रही। हैरानी की बात यह है कि 2016 में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि कंपनी बंद नहीं होगी। यही बात 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में वहाँ इलेक्शन में जब आया था तो उसमें मतलब मीटिंग हुआ, उसी मीटिंग में वो प्राइम मिनिस्टर बोला था कि कसर पेपर मिल हम लोग
रिवाइवल करेंगे, चलाएंगे। जो बीजेपी गवर्नमेंट आ गया तो ऐसा पड़ा हुआ है। इसके बाद भी, इसके अलावा भी हम लोग का नगांव पेपर मिल 2017 13 मार्च में बंद हो गया है। तो बंद हो गया स्टिल अभी तक चला नहीं। लेकिन बिफोर जो हम लोग का जो इलेक्शन था, मतलब राज्यसभा स्टेट का जो इलेक्शन था, उसका पहले मिस्टर अमित शाह ने बोला था कि नगांव पेपर 2 असम में 2 पेपर मिल है, 2 पेपर मिल हम लोग रिवाइव करेंगे फिर चलाएंगे। लेकिन जो बोला है अभी तक ऐसे है, कोई उसका कोई मतलब नतीजा कुछ नहीं निकला है, कोई पॉजिटिव कुछ नहीं है। कांग्रेस ने केंद्र से अपील की है कि इसकी नीलामी रोकी जाए, जबकि असम के मुख्यमंत्री मुआवजे की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन कंपनियों की तस्वीर देश की सरकारी कंपनियों के साथ हो रहे सलूक की कलई खोलती है, जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ रहा है। जागी रोड असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वेतन तक नहीं दिया गया, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, बिना इलाज के लोग मर गए। यह कहानी बता रही है कि सरकारें अब वाकई सरकार हो गई हैं, उसमें से जनता बाहर कर दी गई है। आप किस्मत वाले हैं, ड्राइंग रूम में बैठकर प्राइम टाइम देख रहे हैं, अभी बाहर नहीं किए गए हैं, इसलिए ब्रेक ले लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सारे रोगों की दवा बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने होशंगाबाद के पिपरिया का उदाहरण दे दिया। अचानक से पिपरिया एक मॉडल बन गया। फिर पता चला कि वहां के किसानों ने जिस फॉर्च्यून कंपनी से धान के लिए अनुबंध किया था, कंपनी ने धान ही नहीं खरीदा। सरकार ने कहा कि नया कानून आएगा, उससे न्याय मिलेगा। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट बता रही है कि उसी पिपरिया के मूंग के किसानों को कंपनी ने जो चेक दिया है वो बाउंस हो रहा है। सिंघोड़ा के रहने वाले विजय सिंह पटेल के पास 30 एकड़ जमीन है। कुछ दिनों पहले कुछ व्यापारी आए, उन्होंने 107 क्विंटल मूंग 6,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दी। 5.5 लाख रुपए का चेक मिला जो बाउंस हो गया। कई पैसा कुछ अब देंगे, वो चेक दे रहे हैं, चेक लगा देना। चेक दे गया, चेक हमने लगाए बैंक में, वो तो बाउंस हो गए। हमने लिखित आवेदन माननीय एसडीएम महोदय को दिया। अकेले सिंघोड़ा में लगभग 469 क्विंटल मूंग खरीदकर ठग चंपत हो गए। चेक दिया है और कुछ पैसे दिए थे, खाते में डाले थे कुछ। चेक का क्या हुआ? चेक लगा, चेक बाउंस हो गया सर। बाउंस हो गया। हाँ। फिर क्या किए तुमने? फिर अब जी शिकायतें करी और क्या। कहाँ की? तहसील में करी, थाने में करी, अभी तक तो कुछ नहीं हुई, हमारी समझ में नहीं आया कुछ अभी तक। हमारे पास 24 एकड़ जमीन है और 80 कुंटल ये चोरों ले गए। आधार कार्ड और ये पैन कार्ड बता के हम व्यापारी हैं और ये बैंक में रहते हैं, धंधा कर रहे हैं, पैसा को दुगना कमा रहे हैं। तो हमने कहीं मंडी में तो सस्ती बिक रही 5,000, तो इनने 6,200 की हमसे तय कर ली। 6,200 में इनने ले गए। तो बा में और 2-4 जने हथे बिन के साथ व्यापारियों ने चेक दो, तो हमें वो चेक लगा दो, तो अब वो अब बाउंस भी हो के पता नहीं लगोगा को। फिर क्या किए तुमने? तो गए बाग घर है, ढूंढो करे बिन पता लगो कि जो तो बैंक मैनेजर नहीं है। किसानों का आरोप है कि ठगों ने इनकी मूंग ठगकर कारोबारियों को 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बेच दी। प्रशासन कह रहा है शिकायत मिली है, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है तो प्रशासनिक कार्रवाई इसमें की जाएगी, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। हमारे सोहागपुर ब्लॉक में भी करीब 20-22 किसान हैं। अभी तो 22 की हमारे पास सूची है। कितने लोगों को ये चंदा? और अभी जैसे ही ये मामला उठेगा तो जिन लोगों के साथ ठगी हुई है वो भी ऊपर आएंगे। कई लोग तो कह भी नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया। व्यापारी जिसने मूंग खरीदी है उसको भी ये सोचना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक लाइन में ये सब मिले जुले हुए लोग हैं। ये चोरी करके ला रहे हैं, ये माल खरीद रहे हैं। अब 63-6400 के भाव का माल अगर 5500, 5200, 5300 खरीद रहे हैं तो व्यापारी इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। कुछ महीने पहले पिपरिया में ही सरकार ने जोर शोर से प्रचार किया था कि जिन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर
धान खरीदी में धोखा किया गया, उन्हें नए कृषि कानूनों के तहत न्याय मिला, कंपनी को सजा दी गई। लेकिन जब एनडीटीवी ने तफ्तीश की तो दावों की पोल खुल गई। जो अनुबंध बने थे उसमें कोई सील तक नहीं था। लगा हालात सुधर जाएंगे, लेकिन महीनों बाद भी इन मूंग के किसानों के साथ उसी इलाके में ठगी देखकर लगता है कुछ भी नहीं बदला। इस बार मूंग की एमएसपी है 7,196 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश सरकार अपने 306 खरीदी केंद्रों से 15 सितंबर तक लगभग 2.5 लाख क्विंटल मूंग खरीदेगी। लेकिन 1 एकड़ मूंग की बुआई, जुताई, कीटनाशक, मजदूरी सबका खर्चा जोड़ दे तो लगभग 8,000 रुपए प्रति एकड़ बैठता है। जबकि अगर सारी कमाई जोड़े तो लगभग उसे 15,000 से 17,000 रुपए 1 एकड़ में मिलेंगे। और इसी में उसे ब्याज, परिवार का खर्च से लेकर अगले सीजन की तैयारी करनी होगी। वैसे एक और बात कि इसमें हमने जो बारिश से उसका नुकसान होता है या फिर जो कई बार तुलाई केंद्रों पर जो उससे कमीशन मांगा जाता है उसकी रकम ऐसी खबरों से हुए नुकसान की रकम को जोड़ा ही नहीं है। और ऐसे में अगर पेपरिया जैसी खबरें आ जाती हैं जहां पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों को ठगा गया है तो सोचिए अन्नदाता की मनोदशा क्या होती होगी। होशंगाबाद से संजय दुबे के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।